Defense aspirants, welcome back to Crack Exams Vocabulary. This is the second video of polity, and in this video we are going to cover these following acts. These are Indian Council Act 1861, Indian Council Act 1892, Indian Council Act 1909, Government of India Act 1919, and the Simon Commission 1927. So our first act is Indian Council Act 1861. It tells us that it, for the very first time, introduced the representative institutions in India, and it provides Governor General Executive will have some Indians as non-official members. However, these members were traders, जमींदार and the British loyalties. हमने पीछे पढ़ा था कि ये जो हमारे गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव हैं वो पोस्ट होगी, और इसमें इस एक्ट ने बोला कि कुछ इसमें इंडियन होंगे. हाउएवर दीज इंडियंस वर ट्रेडर्स, मर्चेंट्स और द ब्रिटिश लॉयल्टीज़. जो भी मतलब ब्रिटिशर्स के खास होंगे वो होंगे इनमें. Moreover, it tells us that it resolved the legislative powers to Bombay and the Madras Presidency. जो भी हमारी legislative powers थी वो बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी को रिजॉल्व कर दी गई थी. नेक्स्ट जो हमारा एक्ट है इंडियन काउंसिल एक्ट 1892. ये बोलता है हमें दिस एक्ट इस्टेब्लिश्ड इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल एट प्रोविंसेस. However, the members to be elected by the municipalities, merchant bodies and the universities. इस एक्ट ने क्या किया कि एक इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल को प्रोविंसेस में इस्टेब्लिश कर दिया, और जो इसके मेंबर्स होंगे वो होंगे इलेक्ट. कहाँ से इलेक्ट होंगे? वो होंगे इलेक्ट म्यूनसिपैलिटी से, मर्चेंट बॉडीज से और यूनिवर्सिटी से. इसने जो सेकंड पॉइंट था वो था कि द लेजिस्लेटिव काउंसिल एट द सेंटर टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द मेंबर्स इलेक्टेड बाय द प्रोविंशियल काउंसिल. हाउएवर दे डू नॉट हैव द राइट टू वोट एंड द रेज क्वेश्चन. जो भी इनमें से मेंबर चुन के जाएंगे वो सेंटर की एक लेजिस्लेटिव काउंसिल में होंगे, उसमें वो इलेक्ट होंगे, पर इनको कोई भी राइट नहीं होगा वोट करने का और क्वेश्चन रेज करने का. इसमें जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, जो हमारे ऑफिशियल मेंबर होंगे, द ऑफिशियल मेंबर्स टू बी रीनेम्ड एज मेजॉरिटी एट प्रोविंशियल एंड द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल. जो भी हमारे ऑफिशियल मेंबर्स होंगे वो मेजॉरिटी पे होंगे. कहाँ पे? प्रोविंशियल पे और सेंट्रल के लेजिस्लेटिव काउंसिल पे. जो हमारा नेक्स्ट एक्ट है वो है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909. द एक्ट वॉज कॉमनली नोन एज द मॉले मिंटो रिफॉर्म्स, एंड द member of the legislative councils were increased from 16 to 60. Moreover, the Muslims were given the right to separate electorates. मतलब इनके अलग से इलेक्शंस होंगे, उसमें पार्ट भी सिर्फ मुस्लिम्स ही करेंगे. And the MLCs were given the right to discuss budget, suggest amendments and vote to them, except those items those were included as non-vote items. जो एमएलसी के मेंबर्स थे अब उनको राइट दे दिए कि वो बजट को डिस्कस कर सकते हैं, अमेंडमेंट्स में कुछ सजेशंस दे सकते हैं और वोट कर सकते हैं उनमें, पर उनमें वो वोट नहीं कर सकते जो नॉन वोट आइटम में इंक्लूडेड है. और जो हमारे फर्स्ट मेंबर थे, द फर्स्ट मेंबर who became the first Indian to join the Viceroy's Executive Council was सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद करना है. जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट एक्ट है, वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919. द एक्ट इज़ कॉमनली नोन एज मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स. इस एक्ट को हम मॉन्टेग चेम्सफोर्ड के नाम से जानते हैं. इसमें क्या था, इसमें क्या क्या इसमें पॉइंट्स थे. इन्होंने बोला कि जो हमारे इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल है, जो हमारी गवर्नमेंट है, ये बाई कैमरलिज्म होगी. बाई कैमरलिज्म का मतलब दो उसमें एक हाउस होंगे, एक लोअर हाउस और एक अपर हाउस. लोअर हाउस को हम बोलेंगे लेजिस्लेटिव असेंबली, और जो हमारी अपर हाउस होंगे उसको हम बोलेंगे काउंसिल ऑफ स्टेट. जो हमारा इसमें मेंबर होंगे लोअर हाउस में वो होंगे 143, आउट ऑफ विच 104 विल बी इलेक्टेड एंड द 40 विल बी नॉमिनेटेड. दे विल हैव अ टेन्योर ऑफ 3 years. इन केस ऑफ द अपर हाउस वी विल हैव 60 मेंबर्स. 60 मेंबर होंगे इसमें, जिसमें से 34 होंगे इलेक्टेड और 26 होंगे नॉमिनेटेड, एंड दे विल हैव अ टेन्योर ऑफ 5 years. जो इसका नेक्स्ट पॉइंट था वो था कि एक इन्होंने हायर कमिश्नर ऑफ जो इंडिया होगा वो रिप्रेजेंट करेगा इंडिया को ग्रेट ब्रिटेन में. और इसमें जो हमारे थे कि 6 में से 3 मेंबर होंगे जो वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के, वो इंडियन होंगे.
और नेक्स्ट पॉइंट जो इसने दिया था वो था कि सिक्स के लिए, इंडियन क्रिश्चियन के लिए, एंग्लो इंडियंस के लिए और यूरोपियंस के लिए अलग से इलेक्शंस हो गए। जैसे मॉर्लेमेंटो एक्ट में अकेले मुस्लिम्स के लिए थे, इस एक्ट में उसने और एक्सटेंड कर दिया कि वो सिक्स के लिए होंगे, इंडियन क्रिश्चियंस के लिए होंगे, एंग्लो इंडियंस के लिए होंगे और यूरोपियंस के लिए होंगे। और जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट था, एक्ट था, वो था साइमन कमीशन 1927। The Act of the 1919 had the provision for the appointment of a commission to review the provisions of the Act। जो हमारा मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म था उसमें एक प्रोविज़न था कि इसकी एक कमेटी आएगी बाद में कुछ सालों बाद, जो उस एक्ट को स्टडी करेगी और उसमें अगर कोई अमेंडमेंट होनी होगी या उसके रिव्यूज़ प्रोज कॉन्स होंगे वो बता देगी। तो उसमें क्या था कि ये कमेटी उसके लिए बनी थी। और इसमें क्या था कि ये 7 मेंबर की कमेटी थी, किसके लीडरशिप में, सर जॉन साइमन की उसमें लीडरशिप में। इसमें सारे मेंबर्स साथ के साथ ब्रिटिशर्स थे। तो जितनी भी इंडिया की पार्टीज थी सभी ने इस कमीशन का बॉयकॉट किया और इसने जो अपनी रिपोर्ट थी वो 1930 में दी। तो इसके क्या क्या पॉइंट्स थे या क्या क्या रिकमेंडेशंस थी। द रिकमेंडेशन वर टू अवॉइड द अबॉलिशन ऑफ डायरकी। इसमें लास्ट एक्ट में एक ड्यूअल गवर्नमेंट का वो था कि एक ही उस पर दो दो सरकारें चलेंगी, ड्यूअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चलेंगी। तो इसने बोला कि उसको बंद नहीं करना। और द एक्सटेंशन ऑफ द रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन द प्रोविंसेस। जो हमारे प्रोविंसेस है उसमें एक गवर्नमेंट होगी, वो होगी काफ़ी स्ट्रांग होगी, रिस्पॉन्सिबल होगी। और द कंटिन्यूएशन ऑफ द कम्युनल इलेक्टोरेट। जो हमारे अलग अलग चुनाव हो रहे हैं, चाहे वो सिक्स के लिए हो, मुस्लिम्स के लिए हो, एंग्लो इंडियंस के लिए हो या इंडियन क्रिश्चियंस के लिए हो, यूरोपियंस के लिए, वो कंटिन्यू होते रहेंगे। तो ये थे जो हमारे इस वीडियो के एक्ट थे। इसका जो नेक्स्ट वीडियो का पार्ट आएगा वो जल्दी आ जाएगा और उसमें बाकी के जितने भी बचे एक्ट हैं वो हम देख लेंगे। So that's all from my side. Don't forget to follow us on Instagram, that is crack_exams vocabulary, and do check our blogs for quiz, mock test and PDFs. That's crackexamsvocabulary.blogspot.com. And that's all from my side. Thank you. Have a nice day.